हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इंग्लिश चैनल द इंग्लिश जंक्शन में। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज का अगला वीडियो है, चौथा वीडियो है, जिसमें हम प्रोनाउन को फर्दर डिस्कस करेंगे। अब तक हम 3 टाइप के प्रोनाउंस को डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं प्रोनाउन के इस अगले टाइप की ओर, जो कि है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सीखना बहुत जरूरी है, बहुत ही आसान मेथड में। तो चलिए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, तो अब सीखते हैं हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या है? इशारा करना, इंडिकेट करना। जब वी आर यूजिंग आवर फिंगर्स, हम किसी भी चीज की ओर इशारा करते हैं तो उसके लिए हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे ये एक मार्कर है, वो एक सेलफोन है, ये एक ट्राइपॉड है, वो एक आम का पेड़ है, वो घर बहुत बड़ा है, वे सब मेरे भाई हैं, ठीक है, वे पके हुए फल हैं, ये वो वे। ये जो शब्द मैंने यूज करे ना हिंदी के सेंटेंसेस में, यही इंग्लिश में आकर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जब आप किसी भी सिंगुलर या प्लूरल, पास और दूर की चीज की ओर इशारा करना चाहते हैं तब। आइए समझते हैं किस तरह से। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, देखिए बेटे, दैट। दूसरा होता है इसका साथी दोज, ठीक। एक होता है दिस, इसका साथी कौन सा होता है? दीस। अब ये देखिए मैंने अलग अलग क्यों लिखे। ये इसलिए लिखे कि दैट जो है वो आता है सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है, और दोज आता है प्लूरल नाउन के लिए, ठीक। दिस आता है सिंगुलर नाउन के लिए और दीज आता है प्लूरल नाउन के लिए। अब आप कहेंगे कि ये इसमें क्या खास बात हो गई है? ये दोनों सिंगुलर के लिए आ गए, ये दोनों प्लूरल के लिए आ गए, तो चार क्यों? दो ही होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट का यूज जो है वो अवे यानी दूर की चीजों के लिए होता है, ठीक है, और इसका यूज नियर यानी पास की चीजों के लिए होता है। समझ में आ रही है ना बात? मतलब अगर आपका नाउन सिंगुलर है और आपसे दूर है तो आप दैट का यूज कीजिए। आपका नाउन प्लूरल है और आपसे दूर है तो आप किसका यूज करेंगे? दोज का यूज करेंगे। अगर नाउन सिंगुलर है और पास में है तो आप दिस का यूज करें, और नाउन प्लूरल है पर दूर है तो आप किसका यूज करेंगे? प्लूरल है पर पास में है तो आप किसका यूज करेंगे? दीस का यूज करेंगे। एग्जांपल से समझ लेते हैं। दैट इज माई हाउस। इशारा करते हुए मैंने कहा कि दैट इज माई हाउस, वो मेरा घर है। वो मुझसे दूर था, ठीक, इस वजह से मैंने इसके लिए दैट का यूज किया, क्योंकि ये सिंगुलर था। पर अगर ये प्लूरल होता तो क्या होता? जैसे दोज आर मैंगो ट्रीज, दोज आर मैंगो ट्रीज। यहां ट्रीज एक से ज्यादा है पर वो दूर है तो मैंने दोज का यूज किया। इधर देखते हैं, दिस इज माई सेल फोन। फोन पास में है और सिंगुलर है तो मैंने क्या यूज किया? दिस का यूज किया। दिस इज माई सेल फोन। अगर यही चीज दूर होती, पास में होती, सॉरी, दीज आर माई न्यू शर्ट्स, ठीक है, ये मेरी नई शर्ट्स हैं। शर्ट्स एक से ज्यादा हैं पर वो पास में है तो मैंने यूज किया दीज। और शर्ट या सेलफोन या फिर नाउन एक हो पर वो पास में हो तो क्या यूज करेंगे? दिस। तो ये तो थे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब आइए बात करते हैं अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन की। वो कौन सा है? अगला टाइप है आपका एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है?
ठीक है, ये बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो एक्शन को क्या कर रहा है, ऑन हिज ओन कर रहा है। ठीक है, एक्शन जो है वो विदाउट एनीवन एल्स या एनीवन्स हेल्प हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप बात को, कि अगर एक्शन जो है बिना किसी की हेल्प के हो रहा हो, ठीक है, तब आप क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। या तो जब भी कोई भी एक्शन आपको लगे कि स्पीकर सिर्फ अपने दम पर होना बता रहा है, यानी वो कहना चाह रहा है कि एक्शन मैंने खुद किया है, तो ये वर्ड जो है खुद, स्वयं, ये जो हिंदी के शब्द हैं इन दोनों शब्दों के लिए, आप इनके लिए इंग्लिश में एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करते हैं। ये एम्फेटिक प्रोनाउन है कौन कौन से, वही जो रिफ्लेक्सिव थे। ठीक है, बस चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं, पहला तो हमारा हो गया आई से बनने वाला माई सेल्फ, ठीक है, दूसरा हो गया हमारा आर सेल्फ्स, तीसरा हो गया योर सेल्फ और योर सेल्फ्स, फिर क्या आ गया हमारा हिमसेल्फ, फिर हर सेल्फ, फिर देमसेल्व्स और इट्स सेल्फ। ठीक है, तो ये सब के सब वही है रिफ्लेक्सिव। पर क्या हो रहा है, एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर क्या है, कि रिफ्लेक्सिव जो एम्फेटिक प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के ठीक बाद आता है। ठीक है, जबकि रिफ्लेक्सिव जो हमारा प्रोनाउन था, ठीक है, वो कहां आ रहा था, एट ऑब्जेक्ट्स प्लेस। ठीक है, या तो ऑब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा था। लेकिन वही प्रोनाउन, वही सारे रिफ्लेक्सिव अगर सीधे सब्जेक्ट के बाद प्लेस कर दिए जाएं तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाते हैं और उनका सेंस भी बदल जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आई एम माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन। I myself solved the question। अगर मैं कहता I solved the question तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पड़ रहा था क्या? जी हाँ, पड़ रहा था। I solved the question, मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, पर मैंने यहां ये नहीं बताया कि मैंने किसी की हेल्प ली या नहीं ली, मैंने अपने आप को हाईलाइट किया। लेकिन जब मैं ये शो करना चाहूं कि ये एक्शन मैंने अपने दम पर किया है, विदाउट एनीवन्स हेल्प, बिना किसी की मदद के, तो फिर उस केस में मुझे एक एम्फेटिक प्रोनाउन जो कि सब्जेक्ट से ही निकलता हो, सिमिलर सब्जेक्ट से निकलता हो, यानी सब्जेक्ट अगर आई है तो आई से बनने वाला एम्फेटिक प्रोनाउन, सब्जेक्ट वी है, दे है, ही है, शी है, इट है, कुछ भी है, उसी से बनने वाला सिमिलर प्रोनाउन मैं सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर रख दूं तो फिर वो अपने आप इस बात को हाईलाइट कर देगा, ये बात क्लियर कर देगा कि जो भी एक्शन शो किया गया है वो एक्शन सब्जेक्ट ने खुद परफॉर्म किया है, उसमें उसने किसी की भी कोई हेल्प नहीं ली है। तो ये है हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन। इसी तरह से बस प्लेस का अंतर है, अगर आप ऑब्जेक्ट की जगह रखते हैं तो रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं तो वो एम्फेटिक हो जाएंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं अगले प्रोनाउन के बारे में। अगले हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो रिलेट करते हैं, ठीक है, यानी जो जोड़ने का काम करते हैं। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा क्लॉज। क्लॉज में एक बड़ा खास टॉपिक था या उसका सेक्शन था सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो था बड़ा तंग करता था, खासतौर पर 10th बोर्ड के बच्चों को तो बड़ा परेशान करता था। इस साल तो चलो हटा दिया है, पर फिर भी इसकी बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है इंग्लिश के अंदर, ग्रामर के अंदर। तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज था ये अपने मेन क्लॉज से जुड़ता था, तो एक वर्ड से जुड़ता था ना जिसको आप कंजंक्शन कहते थे, है ना। यही कंजंक्शन जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं देखिए,
ये है कौन कौन से, देखिए ये है आपके हु, whose, whom, what तो नहीं, which और that। ये सब के सब क्या करते हैं, ये सब के सब ये they join the subordinate clause to its main clause। अब ये मत पूछिएगा कि मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं, उसकी एक वीडियो मैं बनाई हुई है, जाकर चैनल पर आप देख सकते हैं, आसानी से आपको पता चल जाएगा कि क्लॉज क्या है, मेन क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, और भी बहुत कुछ। ठीक है, ये क्या करते हैं, बस कंजंक्शन का काम करते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपने सबऑर्डिनेट क्लॉज को उसके मेन क्लॉज से जोड़ देते हैं। वो कैसे जोड़ देते हैं, वो इस तरह से जोड़ते हैं, I met Raman who is our new companion। अब यहां क्या हुआ, I met रमन, यहां तक सेंटेंस दिख रहा है आप लोगों को, मैं रमन से मिला, पता नहीं था कौन सा रमन, तो क्लियर तो करूं, Who is our new companion, जो कि हमारा नया साथी है। यहां पर ये जो वर्ड था ना, इसने रमन को डिस्क्राइब कर दिया। ये क्या करते हैं कि मेन क्लॉज में आने वाली किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हु का यूज किसके लिए होता है, पर्सन के लिए होता है। ठीक है, अब विच वाले को देखते हैं। विच वाला क्या है, आई लॉस्ट द वॉच विच यू गिफ्टेड मी। आई लॉस्ट द वॉच विच यू गिफ्टेड मी। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है यहां पर, मैंने घड़ी खो दी, यहां द लगाया, डेफिनेट प्रोनाउन था। ठीक है, ये डेफिनेट आर्टिकल था, क्लियर कहता है आई लॉस्ट द वॉच, मैंने वो घड़ी खो दी। कौन सी घड़ी खो दी, वो विच जो कि यू गिफ्टेड मी, जो कि तुमने मुझे गिफ्ट की थी। यहां पर इस वॉच की एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कौन कर रहा है, ये वाला सेंटेंस। पर ये सेंटेंस जुड़े कैसे, ये सेंटेंस जुड़ेगा तो किसी रिलेटिव प्रोनाउन से ही जुड़ेगा। तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि किसी मेन क्लॉज या किसी अदर सेंटेंस के अंदर एग्जिस्ट करने वाली किसी नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी उसके सबऑर्डिनेट क्लॉज को मेन क्लॉज से जोड़ते हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये रिलेट कराने का काम करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा प्रोनाउन है। अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताएं, आपको उसका हल जरूर दिया जाएगा। तो अब इसके बाद अगले टाइप ऑफ प्रोनाउन की ओर आते हैं। अगला आता है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट क्या है, इंडेफिनिट, डेफिनेट क्या होता है, जो कि निश्चित है। इंडेफिनिट क्या है, अनिश्चित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सीधी बात समझ लो। अ नाउन दैट is unknown, unseen, अच्छी तरह समझ लो, undiscovered। ठीक है, एक ऐसी नाउन जो कि अननोन है, अनजान है, अनसीन है, जिसको देखा नहीं है, अनडिस्कवर्ड, जिसके बारे में कुछ पता नहीं है। यानी क्या क्या पता नहीं है, मुझे उसका जेंडर नहीं पता, ठीक है, मुझे उसका शेप नहीं पता, मुझे उसका साइज नहीं पता, मेरे दिमाग में उसकी कोई इमेज नहीं बन पा रही है। मैं आपसे कहता हूं ही तो आपके दिमाग में मेल की इमेज तो बनती है, दे कहता हूं तो आपके दिमाग में एक से ज्यादा एक भीड़ की इमेज बन जाती है ना, शी कहता हूं तो आप समझ जाते हो, इट कहता हूं जानते हो कि नॉन लिविंग या जानवरों की बात हो रही होगी। पर यहां क्या है, यहां इंडेफिनेट मामला अनसर्टेन हो गया है ना। तो जहां पर आपको जेंडर, शेप एंड साइज नहीं पता, तो इस तरह की नाउन्स के रिप्लेसमेंट में, ध्यान से सुनिएगा, प्रोनाउन क्या है, जो कि नाउन के लिए आता है। तो ऐसी नाउन जो कि अननोन है, उनके रिप्लेसमेंट में जिस वर्ड का यूज करते हैं
वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है। जैसे कि क्या होता है हमारा, जैसे वन, ठीक है, नो वन, नोबडी, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, ठीक है, ऑल। ये सबके सब क्या है, ये सबके सब अननोन है। जैसे समवन, समबडी, ठीक है, नन। ये देखो आप, वन कोई, नो वन कोई नहीं, नोबडी कोई नहीं, एवरीवन हर कोई, एवरीबडी हर कोई, ऑल सभी, समवन कोई, ठीक है, या फिर समबडी कोई व्यक्ति, नन कोई नहीं, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने कोई 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 लगा रखा, भी कोई है कौन, इसका शेप क्या है, इसका साइज क्या है, इसका जेंडर क्या, नहीं पता ना। तो नहीं पता तो ऐसी कंडीशन में आप इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे अगर आप कहते हो समटाइम्स somebody is at the door, कोई दरवाजे पर खड़ा है, आपको नहीं पता ना कौन दरवाजे पर खड़ा है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप जानते नहीं हो कि वहां पर कौन है, अनडिस्कवर्ड है, अनसीन है, शेप साइज जेंडर कुछ नहीं पता है, तो उस केस में आप क्या यूज कर रहे हो, कोई। वो कोई इंग्लिश में क्या है, somebody या someone, ठीक है। जैसे someone stole my wallet, किसी ने मेरा बटुआ चुरा लिया, मेरा वॉलेट चुरा लिया। ओह बड़ी दिक्कत हो गई। लेकिन यहां किसने चुराया पता नहीं है ना, वो अननोन है। मुझे पता होता तो मैं चोरी होने देता क्या, बिल्कुल नहीं देता, ठीक है। तो इस केस में मैंने जिन भी वर्ड्स का यूज किया, यानी ऐसी नाउन को जिसके बारे में मैं जानता नहीं था, उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने जिस वर्ड का यूज किया है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होगा। वो आपके सामने लिख रहे हैं, जैसे वन, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ऑल, सम, समवन, समबडी, नन। ये सब के सब ऐसी नाउन्स को बता रहे हैं जिनके बारे में आपको कोई जानकारी ही नहीं है। क्लियर है बात सभी को? तो अब ये थे आपके सामने इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब प्रोनाउन का आखिरी टाइप आ रहा है प्राइड ग्रिड के अंदर, जो कि है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आइए बढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ओर। अब आता है प्रोनाउन का आखिरी टाइप, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जी हां, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट समझते हैं ना क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना, किसी भी चीज को बांटना, या किसी आइडिया को या किसी बात को सेपरेटली बताना। शब्द समझ लीजिएगा, सेपरेटली यानी वन एट अ टाइम। तो ये प्रोनाउन होते किस तरह के हैं? जब भी आपको कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा बताया जाए, वन एट अ टाइम, ठीक है। अब वन क्या हो सकती है? वन पर्सन हो सकता है, वन थिंग हो सकती है, वन आइडिया हो सकता है, कोई भी चीज हो, पर एक हो, नॉट कलेक्टिव। अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कलेक्टिवली नहीं, कलेक्टिवली बात नहीं कर रहे हैं हम एक साथ सबकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एक की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को एक एक करके करने की बात करें, तो इस केस में आप लोगों को जो प्रोनाउन यूज करना पड़ता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये है कौन कौन से? आइडिया समझ में आ रहा है ना? और भी समझाता हूं, अभी और क्लियर करते हैं बात को, ठीक है। ये है कौन कौन से? ये है आपके ईच, एवरी, आइदर, नाइदर या नीदर, जो भी बोले आप, नन, ठीक है। ये सब दिख रहे हैं आप लोगों को, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन। ये सब के सब है ना, क्या करते हैं, ये कहते हैं कि एक एक को या किसी एक को, दो में से एक को। अब ईच एंड एवरी को समझ लीजिएगा, ईच एंड एवरी जो है वो वन एट अ टाइम की बात करते हैं, ठीक है। आउट ऑफ मैनी, ध्यान रखना, आउट ऑफ मैनी, ठीक है। ये दोनों में दोनों, वन एट अ टाइम, आउट ऑफ मैनी। लेकिन ये आइदर और नाइदर क्या करते हैं? ये करते हैं, आइदर कहता है कि वन एट अ टाइम आउट ऑफ टू,
यानी दो में से कोई भी एक, ठीक है। नीदर क्या कहता है, नन आउट ऑफ टू, या नो वन कह सकते हैं, नो वन कह लीजिए, ठीक है। नो वन आउट ऑफ टू, और नन क्या कहता है, नथिंग आउट ऑफ द अवेलेबल, ठीक है। जितने भी हैं उसमें से कोई भी नहीं। जब आप कई सारी चीजों में से किसी एक की बात करें, जैसे मान लीजिए ये एक फिगर थी, यहां पर एक फिगर थी, इस फिगर के कई सारे मैं हिस्से कर देता हूं इस तरह से, ये हिस्से हो गए। आपको क्या कहते हैं, जब बहुत सारे हिस्सों में से ईच एक एक की बात करनी हो, यानी मोर देन टू में से एक एक की बात करनी हो, तब आप क्या यूज करते हैं, ईच या एवरी। जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। Each of the students can solve this question। ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है। Each of the students यानी of the students यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, of the students यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इनको आप स्टूडेंट्स मान लीजिए। इनमें से each यानी हर एक, एक वन एट अ टाइम की बात कर रहा हूं, हर एक इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। तो इस केस में आउट ऑफ मेनी जब था तो मैंने each का यूज किया, ठीक है। और यूज करते हैं हम एवरी का। एवरी का एग्जांपल ले लीजिए, मैं ब्लू से लिख लेता हूं क्योंकि जगह कम है, जिससे हाईलाइट हो जाएगा। Everyone wants to be rich। Everyone wants to be rich। आप इसमें every के साथ one लगा सकते हैं, वो इंडेफिनिट में भी यूज होता है और यहां पर भी यूज होता है, क्योंकि दोनों के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, आप क्या कहते हैं अंधेरे में तीर चला रहे हैं फिलहाल, ठीक है। तो उस केस में everyone wants to be rich, हर कोई अमीर बनना चाहता है, आप भी चाहते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप इस तरह के प्रोनाउंस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। अब आइदर और नाइदर की बात कर लेते हैं। आइदर किस तरह से यूज होगा, वन एट अ टाइम आउट ऑफ टू। जैसे आइदर ऑफ द टू बॉयज में कम इन, ठीक है। आइदर ऑफ द टू बॉयज यानी इन दोनों लड़कों में से आइदर कोई एक, ठीक है, मे कम इन। आउट ऑफ टू था ना, इसलिए हमने आइदर का यूज किया। अब इसी की जगह कर देता कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज मे कम इन, यानी दोनों जो लड़के हैं उनमें से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। यहां पर बिल्कुल क्या करा है, नो वन आउट ऑफ टू, यही तो करा मैंने। नाइदर ऑफ द टू बॉयज मे कम इन, दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं आ सकता। सेंस क्लियर हो रहा है, ठीक है, हो रहा है ना, अच्छे तरीके से हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब आइदर ऑफ द टू बॉयज मे कम इन, आइदर क्या कहता है, वन एट अ टाइम आउट ऑफ टू, यानी दो में से केवल एक, ठीक। तो जब आइदर लगाया मैंने इसी सेंटेंस में, तो उसका अर्थ क्या निकला, आइदर ऑफ द टू बॉयज में कम इन, यानी दोनों लड़कों में से कोई भी एक अंदर आ सकता है, ठीक। नन क्या कहता है, अगर इसी की जगह मैंने नन लगा दिया तो वो नाइदर वाला सेंस देता है, सीधा सीधा। नन ऑफ द टू बॉयज, या मैं कहता हूं नन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड फुल मार्क्स, यानी पूरे स्टूडेंट्स में से किसी ने भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं की, सबका रिजल्ट डाउन हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे पास नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड फुल मार्क्स, पूरे जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से किसी ने भी फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए, तो नन का यूज किया। और जब हम टू की बात कर रहे थे, अब नाइदर और नन का मतलब क्या हो गया, अंतर क्या हो गया, नाइदर सिर्फ दो की बात करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नन जो है मोर देन टू की बात करेगा। ईच एंड एवरी मोर देन टू की बात करेंगे, जबकि आइदर और नाइदर केवल आउट ऑफ टू की बात करेंगे। तो ये थे आप लोगों के सामने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहां पर प्रोनाउन का चैप्टर एंड होता है। अब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, और इसी के साथ साइनिंग ऑफ। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो जरूर 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 लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।
हैं।